यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर गुरमीत कौर, जो कि साइकेट्रिस्ट है। तो आइए ले चलते हैं इनके पास और जानते हैं इनके जीवन के बारे में। मैम वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। मैम सबसे पहले आपके जीवन शैली के बारे में जानना चाहिए, कैसे आपने शुरुआत की और आप इस समय डॉक्टर हैं, तो कैसे ये सफ़र रहा आपका? सफ़र बहुत प्यारा रहा जी। कुछ खट्टी मीठी यादें रही और जैसे कि आप आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं जी। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी, आपके सुनने वालों को कहूँगी और सब लोग आपके माध्यम से सब लोगों को कहूँगी कि जो हम ये सोचते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट तो सदियों से चली आ रही जी। सिर्फ हमारे मानने में और एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम। हमारे बहुत बड़े इनको सेंट कहेंगे, गुरु कहेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का देश है, पीर पैगंबरों का देश है, सेंट्स का देश है। तो शुरू से ही नारी शक्ति को हमेशा मान लिया गया, हमेशा हर जगह पे नारी शक्ति का। आप देखिए, हम देवी को पूछते हैं, कोई भी घर में बात करते हैं तो पंचकी पूछते हैं और देवी दुर्गा की शक्ति को माना गया। इवन जब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई असुर नहीं थामे गए थे तो दुर्गा शक्ति को जन्म हुआ और उन्होंने सब कुछ ये किया। तो अगर हम ये कहें कि वुमेन एम्पावरमेंट और इन सारी चीज़ों से, सो बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, लाइक मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बहुत कुछ करना चाहती थी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अब जैसे एक आम बच्चे की धारणा होती है कि वो बड़ा होकर कुछ बनेगा, तो मेरे में शुरू से दिमाग में ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं सोसाइटी के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाऊँ। राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं एक आर्टिस्ट थी, एक क्लासिकल डांसर थी। मैंने अपने बिगिनर डेज में ही, व्हेन आई वाज इन किंडरगार्टन, आई स्टार्टेड विद अ क्लासिकल डांस। मैंने भरतनाट्यम सीखा, फिर आगे चल के कथक भी सीखा और स्कूल्स में काफ़ी परफॉर्मेंस की। बट परफॉर्मेंसेज मेरी सिर्फ स्कूल तक ही थी, फिर इवन कॉलेज में आके भी। एंड आई वॉज अ वेरी गुड एथलीट ऑल्सो। स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिबेट्स, पोइम्स, पोइम रेसिटेशन, ड्रामाज, डांसेस, स्पोर्ट्स, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके साथ ही पढ़ाई में भी मेरा था और मैं अपने ख़ानदान में, अपने परिवार में पहली डॉक्टर हूँ जो लड़कियों में जो डॉक्टर है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर आप सोचें कि वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ से शुरू होती है, तो वो माँ के पेट से शुरू होती है। तो जैसे ही मेरी माँ ने मेरे को परवरिश की या पाला, तो शुरू से ही ये चीज़ थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। वो एक अबला नहीं, एक सबला बनेगी। वो हाथ ऐसे नहीं, ऐसे रखेगी। सो ये एक शुरू से हम अपने बच्चों के दिमाग में ये बीज बोलते हैं, ये थॉट बोलते हैं कि आपको एम्पावर्ड होना है, आपको अपनी जगह समाज में बनानी है और आप अगर कुछ आए हो, किसी मकसद से आए इस दुनिया में और आपको कुछ पॉजिटिव करना है। सो दैट वाज द थिंग विच वाज इन माय माइंड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल यंग एज। और आज तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब पीछे बैठ के सोचती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जो मैं सोचती थी, जो मैं कहती थी, सिर्फ मैं कहती ही नहीं थी, मैंने करके भी बहुत चीज़ें सिखाई। सो उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को कहूँगी कि हर औरत को, हर बच्ची को, हर लड़की को सिर्फ ये झूठे स्लोगन्स में नहीं जाना कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। उनको उसका मकसद, उसका समझना है और उसको प्रैक्टिस भी करना है। और एक लोगों को संदेश देना चाहती हूँ, जब बेटियाँ होती हैं, खैर आज तो लोगों की सोच बदल रही है, हिंदुस्तान बदल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। गुरु नानक ने बहुत 500 साल पहले ये बात कही, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजा। माँ से ही तो सृष्टि पैदा होती है, तो माँ एम्पावर्ड नहीं है तो कौन एम्पावर्ड है? सो हम सब वुमेन फोक को ये समझना है कि हम ही एम्पावर्ड होंगे, तभी जाके हमारा समाज और उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है और उसको हम एम्पावर कर सकते हैं। अगर मैम आपके स्टूडेंट लाइफ की बात की जाए, जैसे आपने बोला कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ करती रहती थी, क्लासिकल डांस करती रहती, तो उस सफ़र से लेके और आपके एज ए डॉक्टर का सफ़र कैसे तय हुआ?
कैसे, जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स ने कहा था कि इसने डॉक्टर करना, आपका क्या गोल था, आप क्या बनना चाहते थे? मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहती थी। जी। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी और राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं बहुत मेहनती जी। किस्म का बच्चा था और बहुत ही ओबीडियंट, जी। अपने पेरेंट्स का भी, अपने टीचर्स का भी, जी। और हर जगह पे मेरे को प्रोत्साहन मिला। कभी मुझे ऐसा करके नहीं पाला गया कि ये लड़की है, इसको ये नहीं करना। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस ज़माने में मेरे दादाजी मुझे घोड़े पे उठा के तो लेके जाते थे क्लासिकल डांस की क्लास में। सो एट दैट टाइम ही यूज्ड टू गिव 5 रुपीज़ अ मंथ एज माई फी फॉर द क्लासिकल डांस। और वो कभी कोई घर में कोई प्रोग्राम फंक्शन होता था, कहते थे मेरे पैसे ज़ाया कराए, चलो अभी रौनक लगाओ। सो ऐसा जब आप बच्चे को पूरी तरह एक्सपोजर के साथ पालेंगे और उनको एनकरेजमेंट देंगे तो आप कभी भी, आपका बच्चा कभी भी पीछे नहीं देगा। और एक पर्टिकुलर बात जो मुझे बहुत याद आती है, मेरी माँ छोटे होते ही, माएँ कहानियाँ सुनाया करती हैं, कुछ गाया करती हैं, तो हमारी माँ कहती थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। हमेशा हमें झांसी की रानी की एग्जाम्पल्स दिए जाते थे कि एक लड़की में कितनी ताकत होती है। एक बार की बात है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एक बार मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई, आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड आई प्रिज्यूम। तो वहाँ पे कुछ रह गया सामान दुकान पे, माँ ने कहा जाओ वो सामान लेके। मैंने कहा नहीं, वहाँ पे गली के मुंडे पे बहुत से लड़के खड़े हैं, मैं नहीं जाना चाहती। तो मेरी माँ ने कहा मैं यहीं खड़ी हूँ, जाओ, मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने जाओ। तुम ऐसी होनी चाहिए कि तुम हज़ारों की भीड़ से निकल जाओ और भीड़ की हिम्मत ना हो तुम पे आँख उठाए। सो मैं आज की बच्चियों को, आज की माँओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ पालो, अपने बच्चों में विश्वास रखो, ताकि आपकी बच्चियाँ आगे चल के उनमें खुद में कॉन्फिडेंस आए और वो अपनी राइट्स के लिए खुद उनको अवेयर होनी चाहिए और उनके लिए उनको लड़ना आना चाहिए। सिमिलरली जहाँ मैं राइट्स की बात कर रही हूँ, वहाँ पे मैं अपनी सारी वुमेन फोक को ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी ड्यूटीज़ का भी उसी तरह भान होना चाहिए जैसे हमें अपने राइट्स का है। क्योंकि कहीं पे आजकल जब हम बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो लोग इन चीज़ों को गलत ले लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की अगर सशक्त होगी तो वो अपने कर्तव्य या रोल को भूल जाए, ना, उसको अपनी ड्यूटी भी उतनी ही याद रखनी है जितना उसको अपने राइट्स। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करके चलेंगे तो समाज एक बहुत खुशहाल समाज। जैसे आपने बताया कि आप कल्चरल एक्टिविटीज़ करते रहते थे, तो अभी आप करते हैं कि आप अपनी ही फील्ड में वहाँ पे हैं, इसके अलावा? नहीं, वो एक स्टूडेंट लाइफ थी। आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं काम करती हूँ। हाँ, मैं अपना वो एक मेरा जो एक नज़रिया है, आर्टिस्ट का नज़रिया, उससे मैं दुनिया को देखती हूँ और कोशिश करती हूँ मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। क्योंकि आप तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जब आप रेपो बना सकें, जब आप एक इंसान के साथ कनेक्ट बना सकें। तो वो कनेक्शन मेरा, शायद वो आर्टिस्टिक माइंड लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में बहुत काम आता है। जी, हम अगर नशे की बात की जाए, उस पर आपने काफ़ी काम किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2009 में यहाँ से मैं हेल्थ सर्विसेज में डॉक्टर थी। तो यहाँ पे हमारी स्टेट में ही देयर वाज डर्थ ऑफ साइकियाट्रिस्ट्स। उसकी वजह से हम कुछ लोगों को, डॉक्टर्स को चुन के निम्हांस बेंगलोर भेजा गया, जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा न्यूरो साइंसेज का। वहाँ पे भेजा गया टू ट्रेन द डॉक्टर्स एज पोस्ट ग्रेजुएट्स फॉर साइकियाट्री एंड एडिक्शन। वो वहाँ से करके आने के बाद सिंस 2010 आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड एंड राइट फ्रॉम 2010 जब मैं वहाँ से ये देख के आई कि जब मैं वहाँ पे पढ़ती थी, काफ़ी एज हो गई थी, मेरा 1-2 बच्चे थे, एक बेटा 12th में, एक बेटा 10th में, उनको छोड़ के गई थी। तो वहाँ जाके मुझे उस चीज़ की समझ आई कि हमारे लोग कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। खास करके हमारी स्टेट जो ट्रबल बॉर्न स्टेट है, यहाँ पे इतना स्ट्रेस, इतना डिस्ट्रेस, इतना रिप्रेशन, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्या वजह है हमारे लोग ऐसे हो रहे हैं? वहाँ जाके मुझे समझ आती है ये तो सारी प्रॉब्लम्स एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जिनकी वजह से
ये लोग इस तरफ जा रहे हैं। वापस आने के बाद मैंने इस पे बहुत सारा काम करना शुरू किया और मेरा मोटिव था टू प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इन सोसाइटी जी और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था स्पेशली विमेन, बच्चे, एडोलेसेंट, यंग एडल्ट्स और बुजुर्ग जी जो कि कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्शंस में आ जाते हैं, मोस्टली अंडर प्रिविलेज रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन पे काम करने की। हाँ, अब हम कहेंगे उसके साथ ही जुड़ा हुआ है नशा। नशा कौन लोग करते हैं? नशा मोस्टली आजकल जो आज नशा चल रहा है, केमिकल नशा, मोस्टली छोटे बच्चों से स्टार्ट होता है, टीनेज से स्टार्ट होता है। सो वी नीड टू वर्क विद देम। मतलब क्या कारण रहता है इसका बढ़ने का? इसका बढ़ने के बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल हैं, लेकिन मैं आपको नटशल में ये बताना चाहूँगी कि इसमें ड्रग डिजीज़ मॉडल है कि एक्चुअली क्या होता है, ये है क्या, नशा क्या चीज़ है, एडिक्शन क्या चीज़ है। एडिक्शन एक ऐसा नशा है, ये एक नशा की आदत, लत नहीं है। ये अल्टीमेटली स्टार्ट करने से तो चाहे एक्सपेरिमेंटेशन से स्टार्ट हो, चाहे छोटे होते एक दूसरे को देख के स्टार्ट हो, चाहे एक दूसरे की पीयर प्रेशर में स्टार्ट होता है, या कहीं डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, ब्रोकन होम्स के बच्चे होते हैं, वो एडोलेसेंट एज वैसी होती है, टीनेजर्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट करते ही उनको, जैसे कि आप एक स्वीट लेते हो, आप चॉकलेट खाते हो, आपको अच्छा लगता है, दूसरी बार भी खाते हो, अब उसको तीसरी बार तो आपको पसंद आना शुरू होता है। इसी तरह ये जैसे हम ये नशा कुछ लेते हैं, हमारे ब्रेन के प्लेजर सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको वो उसमें एक किक मिलती है। जब वो किक मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो बिहेवियर होता है वो दोबारा लेने में उसका मन करता है, तो एक रिपीटेड बिहेवियर बन जाता है वो ड्रग सीख करने में। और आहिस्ता आहिस्ता पहले वो सिर्फ एक कैन ऑफ बियर से स्टार्ट हुआ या एक सिगरेट से स्टार्ट हुआ, अल्टीमेटली वो उसी किक को पाने के लिए, उस प्लेजर सर्किट में जो वो किक मिलती थी, उसको पाने के लिए वही बियर एक बॉटल का रूप कब धारण करेगी, इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा जो कारण रहता है इन्वॉल्वमेंट पे मैटर करता है जी। जिस तरह का हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा हम उसी में डल जाते हैं जी बिल्कुल। इसमें पेयर प्रेशर और एक्चुअली क्या होता है कि जब हम उसको बार बार लेते हैं, अल्टीमेटली हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अगर हमें वो ना मिले, पहले तो टॉलरेंस आती है, पहले एक छोटी जिस चीज़ से नशा आता था, अब वो बड़ा काम करके उस चीज़ पे उतना ही नशा आता है। अल्टीमेटली जिस कारण नशा शुरू किया वो तो एक साइड पे रह जाता है, नशा अपने आप को देख बीमारी बन जाती है और वो दिमाग पे इतना असर करता है, उसके साथ इंसान बार बार वो लेता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, वो लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो कंट्रोल भी करना चाहे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। अल्टीमेटली है तो ये महंगे नशे, इसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा घर वालों से ओवर डिमांड करता है। कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पे क्राइम बढ़ रहा है इसका सबसे बड़ा कारण बिल्कुल। और पैसे मांगता है, पैसों की पूर्ति नहीं होती तो चोरी करना शुरू करता है। चेन स्नैचिंग आपने काफ़ी आजकल देखे होंगे, चेन स्नैचिंग। और फिर जब बहुत सारी चीज़ें जब वो चोरी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम के साथ ये कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अब जो ये नशा जो आजकल स्पेशली जो आजकल केमिकल नशा चल रहा है, जिसको आम जुबान में चिट्टा कहते हैं, और जो स्पेसिफिकली आजकल तो बच्चे इंजेक्शन लगाते हैं, और आपको मालूम है उस इंजेक्शन को कहते क्या है वो अपनी जुबान में? टिच्चू। हम लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं, ये उन्होंने कोड वर्ड्स रखे हैं। तो ये पूरी की पूरी, और जिस तरह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं क्यों इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा काम भी मेरे दिमाग में हर वक्त इसी के बारे में आजकल काम होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी सारी की सारी जनरेशन जी, जैसे हम बात करते हैं कि आज के बच्चे जो है वो आने वाला भविष्य है, तो अगर नशे में इस तरह से डलते रहे तो हमारा भविष्य कहीं भी नहीं है। कुछ समय पहले मैम आपने स्ट्रेस की बात की थी कि आज के टाइम पे स्ट्रेस के कारण कई बीमारियां लग रही हैं, इससे कैसे बचा जा सके? पहले तो मैं आपको नशे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि नशा सिर्फ क्राइम ही नहीं पैदा करता, नशा अल्टीमेटली एक प्रॉक्सी वार है जो हमारी एनिमी कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर थोपा। अब पहले तो वो फौजी भेजते थे लड़ने के लिए, आज वो नशा भेज रहे हैं। हमारी अंदर की ताकत, हमारे बच्चे, हमारे नस्लों को ख़त्म कर रहे हैं। तो कैसे हमारे ये एक नार्को टेररिज्म, ये टेररिज्म नहीं, नार्को टेररिज्म। पहले आप हथियार देखते थे, आज आप देख रहे हो जितने लोग यहाँ से अभी जो अभी यहाँ
हमारे झज्जर कोटली में जो हुआ जी, बेटा, आपने देखा है कैसे कैसे वो हर एक के पास आपको ऐसा नशे की चीज़ें मिली, क्योंकि उनको उनका दिमाग ही मारा जाता है, उनको ख़त्म करके भेजा जाता है नशे की लत में। उनको एक नशा दोगे, लोग गोली है मार के, तो उनको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो हमें, हाँ, हमें सबसे पहले ये सिर्फ एक मेडिकल की बात नहीं है, ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट्स पूरी हिली हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, रोज़ माननीय कोर्ट इसके बारे में गवर्नमेंट को फटकार लगा रहा है, गवर्नमेंट भी करना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, फिर ये बात क्यों नहीं हो? एक बार एक बड़े सर ऑफिसर ने मुझे कहा कि मैडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पैसा देती है इसके लिए। मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है, हम जैसे दीवाने लोग इसमें काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो चीज़ें रोक रही हैं? आप इस चीज़ को समझते हैं? क्या नेटवर्किंग है? हम तोड़ना चाहते हैं वो नेटवर्किंग, पर ये नेटवर्किंग भी बहुत तगड़ी है, उसको उन्हीं लिहाज से पकड़ा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी टफ, और डी एडिक्शन सेंटर्स जगह जगह बनने चाहिए, उनके ऊपर जगह जगह काम होना चाहिए, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए उनको लाना चाहिए आगे। इज़न्ट इट? जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, अगर मैं इतना अच्छा काम कर सकती हूँ उसमें, वहाँ पे उस बंदे को बिठा दिए जो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो काम कैसा होगा? एक चीज़। दूसरी चीज़, स्ट्रेस की चीज़ आप बात करते हैं, जैसे कि अभी मैं 2 मिनट के लिए आपको दस्ताना कहाँ पहना जाता है? हाथ में। अगर पैरों में पहना है तो कैसा होगा? सो कहीं ना कहीं डी एडिक्शन के साथ ये हुआ। ये मैं आपके माध्यम से ओपन खुला सबको कह रही हूँ कि पीपल आर नॉट वर्किंग हु आर एट द हेल्म ऑफ थिंग्स। गवर्नमेंट करना चाहती है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं, दुनिया भी चाहती है, और हम सबको, आप स्टेक होल्डर हैं, मैं स्टेक होल्डर हूँ, हम सब, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सारे ये कोलैबोरेशन में अगर करें, जिसमें हेल्थ सेक्टर भी है, जिसमें पुलिस सेक्टर भी है, जिसमें लीगल एजेंसीज भी हैं, जिसमें आम आदमी, और सबसे बड़ा, आज विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी इसमें समाज में महिला है जो काम कर सकती है, माँ है जो काम कर सकती है, क्योंकि अपने बच्चों पे माँ से ज़्यादा कोई और नहीं कर सकता। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, स्ट्रेस के बारे में से आपने बात की, मेरा मतलब ये था जानने का आपसे कि आजकल के जो बीमारियां हैं सारी स्ट्रेस के कारण लग रही है, चाहे बड़ी बीमारियों की बात की जाए, छोटी बीमारियों की बात की जाए, इससे बचाव कैसे किया जाए? कैसे हम मतलब कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकें? कुछ टिप्स जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा जो एक की गुरु मंत्र जिसको कहते हैं, उसको है मी टाइम। अपने लिए वक्त रखो, 24 घंटे में अपने लिए कुछ वक्त निकालिए, और इस चीज़ को मान के चलिए, जो आपको सब दिख रहा है ये ट्रांजिट है, ये सब जो चल रहा है ये जीवन है। हमने जन्म लिया, ये साइकिल है, हम जवान हुए, हम बूढ़े हुए, और हम मर गए, रहा तो कुछ नहीं। इसके लिए मैं एक कोट करना चाहूँगी स्ट्रेस के ऊपर। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिल्ली का अंतर है। सो गुरु नानक कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, ए मार्ग संसार को स्थिर नाही हो। मीन्स जब कोई चीज़ स्थिर है ही नहीं है तो फिर उसकी चिंता करनी क्यों? नंबर 1। नंबर 2, अगर हम अपनी पौराणिक शैली को लेके आए, अगर हम हिंदुस्तान की बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज जो हम आयुर्वेद और उसमें सब ढूंढते हैं, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपने आप को एक मी टाइम, आप बैठिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी अवेयरनेस में अपने आप को लाइए। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कैसा करना है। ये मत सोचिए वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आज हम सिर्फ इस रैट रेस में भागे जा रहे हैं कि वो ये बन गया, वो ये बन गया, वो कैसे करें। आप पहले अपने आप को जानिए, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कितने खुश हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। दूसरा, हाँ, टिप्स के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि अगर हम अपनी जीवन शैली में एक नियमित, एक डिसिप्लिन लाइफ लाएं, बिहेवियर लाएं, जैसे कि हम सुबह उठें, अपना फिजिकल एक्टिविटी रखें। योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है जो साइंटिफिक रिसर्चेस ने भी प्रूव कर दिया है। फिर उसके बाद जो एक प्रेयर हम करते हैं,
प्रेयर करने का मतलब ये है हम अपने आप से ऊपर किसी अथॉरिटी को मानते हैं। ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा, ये सब कुछ कोई और कर रहा है। सो अपना कहीं ना कहीं आप अपना शिफ्ट उसको दे रहे हैं। सो इस चीज़ से आप डिस्ट्रेस होंगे। कोई ना कोई एक प्लेजरेबल एक्टिविटी ज़िंदगी में रोज़ एक करनी चाहिए। अब मैं कई लोगों को पूछती हूँ, जब मेरे पास लोग आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आप क्या करते हैं, एक दिन का डेली रूटीन बताइए। तो कहीं पे भी मुझे ये नहीं मिलता कि सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने 10 मिनट भी अपने लिए निकाले। आपको कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है? पता ही नहीं। कौन सा था? आपने कितने देर हो गए सुने हुए? मूवी देखे हुए कितनी देर हो गई? मतलब कुछ जो चीज़ आपको पसंद है, अपनी पसंद की कोई चीज़ कीजिए। दूसरों को खुश करने से पहले अपने आप को खुश कीजिए। सो दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। यही एक मंत्र है जो आपको स्ट्रेस फ्री। तो सुना आपने, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये कहीं ना कहीं हम बचपन में जब स्कूल में प्रेयर करते थे तब ये गाते थे। मैम आज के प्रोग्राम में विमेंस के लिए मैसेज। नारी शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसको पुराने एंशियंट टाइम से लेके आज तक माना गया है। और सबसे बड़ी शक्ति को अपने आप की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, हम दूसरों से अपने आप को नहीं पहचान करवा सकते। सो अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानिए। अपने अंदर का वो एक ममता वाला रूप, उसके साथ इस शक्ति को मिला के अगर आप आगे चलेंगे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। थैंक यू मैम सो मच हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, मैसेज जोड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर गुरमीत। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने इनसे स्ट्रेस के बारे में बात की, काफ़ी टिप्स भी इन्होंने दिए। अगर हम खुद के लिए टाइम निकालेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और जो देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और इसके साथ ही नशे की बात की। आज के टाइम पे जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, जो नशा है हमें अंदर से खोखला कर रहा है। तो इसीलिए अगर आसपास भी अगर आपको कहीं नशा होते हुए दिख रहा तो उसे रोको, क्योंकि बच्चे जो आजकल के हमारा भविष्य है, आने वाला भविष्य ऐसे ना डूबे, उसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। इससे जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।